हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 10 सेक्शंस हमारे को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, इस सेक्शन नंबर 85 से लेकर के सेक्शन नंबर 94 तक। शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन नंबर 85, जो बात करता है लायबिलिटी टू पे इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। जब भी बिजनेस का ट्रांसफर हो रहा है तो देखो लायबिलिटी किसका रहेगा। सो दो सिनेरियोज यहां पर हो सकते हैं। बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर कौन लायबल रहेगा और आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर कौन लायबल रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट केस में बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर के केस में चाहे बिजनेस होली ट्रांसफर हो रहा है या फिर पार्टली हो रहा है, और ट्रांसफर जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे सेल हो गया, गिफ्ट हो गया, लीज, लीव और लाइसेंसेज, हायर और इन एनी अदर मैनर whatsoever। सो किसी भी फॉर्म में अगर ट्रांसफर हो रहा है, उस केस में जो ट्रांसफरर है एंड द ट्रांसफरी बोथ आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। क्लियर है। तो ये टर्म आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है, जॉइंटली एंड सेवरली। जॉइंटली का मतलब होता है मिल करके यहाँ पर लायबल रहेंगे, और सेवरली का मतलब होता है इंडिविजुअली, सेपरेटली यहाँ पर लायबिलिटी रहेगा। सो जो ट्रांसफरर है एंड ट्रांसफरी बोथ आर लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है। सेकंड केस में आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, अब ट्रांसफर हो गया, उसके बाद कौन लायबल रहेगा? जो भी ट्रांसफरी है, जिसने वो बिजनेस को एक्वायर किया, वो यहां पर लायबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। क्लियर है। अब सेक्शन नंबर 85 इंक्लूड करता है वो केसेस जहां पर बिजनेस ट्रांसफर किया जा रहा है ड्यू टू द डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अगर सोल प्रोप्राइटर का डेथ हो गया है तो उस केस में भी यही सेक्शन लगेगा, और आपको देखना है अगर बिफोर द ट्रांसफर है तो ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी बोथ लायबल रहेंगे, और आफ्टर द ट्रांसफर जो भी ट्रांसफरी रहेगा वो यहां पर लायबल होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 86, बात करता है लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। अब देखिए, अगर कोई एजेंट है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज को, या फिर रिसीव कर रहा है, उस केस में प्रिंसिपल एंड जो एजेंट है दोनों ही जॉइंटली एंड सेवरली यहां पर लायबल होंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 87। ये सेक्शन बात करता है लायबिलिटी टू पे इन केस ऑफ अमालगमेशन और मर्जर ऑफ कंपनी। अब देखिए, मान लीजिए अमालगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड जो है वो दोनों मिलकर के कोई तीसरा कंपनी बना रहे हैं, ए बी लिमिटेड। उस केस में आपको देखना है, देखो ऑर्डर किस दिन आया। ठीक है, अमालगमेशन का ऑर्डर आता है, मर्जर का ऑर्डर आता है। सो मान लीजिए डेट ऑफ ऑर्डर आपका आता है 20th ऑफ मार्च को। ठीक है, डेट ऑफ ऑर्डर आया 20th ऑफ मार्च को, लेकिन जो अमालगमेशन है या मर्जर है वो इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव डेट उसका लिखा है 1st ऑफ मार्च। क्लियर है। सो कई बार जो है रेट्रोस्पेक्टिवली होता है। सो उस केस में क्या है, आपका ऑर्डर जो आया है वो 20th मार्च को आया है, लेकिन इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर 1st ऑफ मार्च है। उस केस में ये जो पीरियड है 1st मार्च से लेकर के 20th मार्च तक, ये पीरियड के बीच में दोनों कंपनीज जो है वो डिस्टिंक्ट कंपनीज कहलाएगी। ठीक है। और जो भी उन्होंने सप्लाई की है, मान लीजिए ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कुछ सप्लाई किया है, या ए लिमिटेड ने कुछ रिसीव किया बी लिमिटेड से, उस केस में वो जो टर्नओवर है वो दोनों का सेपरेटली यहाँ पर रिस्पेक्टिव कंपनीज का टर्नओवर माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि तब तक जो है ये पीरियड में जो है दोनों कंपनीज अलग है। इसके बाद डेट ऑफ ऑर्डर आने के बाद ये जो टाइम पीरियड है, इस केस में जो है वो जो भी मर्ज्ड कंपनी होगी, एबी लिमिटेड होगी, उसका लायबिलिटी यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। सो डेट ऑफ ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, उससे पहले दोनों ही डिस्टिंक्ट पर्सन है, और रेस्पेक्टिव टर्नओवर्स में आपको इंक्लूड करना है जो भी सप्लाई किया उन्होंने, और आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर दोनों मर्ज कंपनी हो जाएगी, तो उस केस में वो मर्ज कंपनी यहां पर लायबल होगी फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 88, बात करता है लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन। अब देखिए, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर 2 या 3 सेक्शन ही जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक सेक्शन ये है जहां पर कंपनी लिक्विडेट हो रही है। ठीक है। अब आपने लॉ के अंदर लॉ सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि लिक्विडेशन का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है आपको। सो एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। ठीक है, जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। सो लिक्विडेटर कौन होता है? जो रिसीवर ऑफ एसेट्स होता है कंपनी के। ठीक है, वो सारे कंपनीज के एसेट रिसीव करता है। अब लिक्विडेटर को यहां पर अपॉइंट होने के बाद विद इन 30 डेज के अंदर अंदर कमिश्नर को यहां पर इंटीमेट करना पड़ेगा कि भैया हम जो है लिक्विडेटर अपॉइंट हुए हैं, अब आप बताइए कि आपको कितना पैसा लेना निकल रहा है। ठीक है, उस कंपनी से। उस केस में जो कमिश्नर होगा वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, कॉल करेगा फॉर सच इन्फॉर्मेशन एज ही में डीम्स फिट। जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पर गैदर करेगा। उसके बाद वो यहाँ पर लायबिलिटी बताएगा कि इस व्यक्ति से जो है या इस कंपनी से जो है हमें इतना टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी लेना निकल रहा है। ठीक है। सो वो यहां पर इंटीमेट करेगा लिक्विडेटर को। सो कमिश्नर लिक्विडेटर को कब इंटीमेट करेगा? विद इन 3 months ऑफ द रिसीट ऑफ इंटीमेशन ऑफ लिक्विडेटर। जिस दिन लिक्विडेटर ने इंटीमेशन दिया, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर जो है, जीएसटी का कमिश्नर, वो यहां पर लिक्विडेटर को बताएगा कि इस कंपनी से हमें इतना टैक्स का पेमेंट, इतना इंटरेस्ट और इतना लेट फी हमें लेना निकल रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी का केस है, उस केस में जो भी जितने डायरेक्टर्स हैं, एवरी डायरेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे इट। जो भी डायरेक्टर्स है वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, पब्लिक कंपनी नहीं। ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में एवरी डायरेक्टर इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल अनलेस कि वो प्रूव कर देता है दैट नॉन रिकवरी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी ग्रॉस नेग्लेक्ट
मिसफिसेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन हिज पार्ट, मतलब अगर वो प्रूव कर देता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई ग्रॉस यहाँ पर नेग्लिजेंस नहीं था, मिसफिसेंस नहीं था, या फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी मैंने नहीं किया था, उस केस में वो डायरेक्टर को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। अदरवाइज एवरी डायरेक्टर जो है वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर है? तो सेक्शन नंबर 88 क्या प्रोसेस है, सिंपल ध्यान रखो, लिक्विडेशन में जा रही कंपनी, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, लिक्विडेटर इंटीमेट करेगा कमिश्नर को विद इन 30 डेज, उसके बाद जो है कमिश्नर कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, कॉल करेगा, उसके बाद जो है कमिश्नर इंटीमेट करेगा यहाँ पर लिक्विडेटर को विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स में इंटीमेट करेगा कि हमें जो है इस कंपनी से इतना टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लेना निकल रहा है। क्लियर है? और प्राइवेट कंपनी के केस में एवरी डायरेक्टर विल बी लायबल अनलेस वो प्रूव कर देता है कि उसने कोई भी अपना ड्यूटी ब्रीच नहीं किया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 89, लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब देखो जो हमने यहाँ पढ़ा है ना, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर अलग से सेक्शन दिया हुआ है। ये क्या बोलता है, जब भी प्राइवेट कंपनी के केस में जो भी डायरेक्टर होगा, every person who was a director of the private company during such period shall be jointly and severally be liable for the payment of tax, interest and penalty। ठीक है, सो हर डायरेक्टर जो है वो यहाँ पर लाइबल होगा अनलेस कि वो प्रूव कर देता है कि भैया मैंने कोई भी ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं किया, या मिसफिसेंस हो गया, या फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी मैंने कुछ भी नहीं किया, तो उस केस में वो माफ कर दिया जाएगा। अदरवाइज एवरी डायरेक्टर विल बी लाइबल। नेक्स्ट, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो कन्वर्ट होती है इनटू अ पब्लिक कंपनी, पहले प्राइवेट कंपनी थी, अब वो कन्वर्ट होकर पब्लिक कंपनी होगी, तो उस केस में डायरेक्टर यहां पर लाइबल नहीं रहेगा। ठीक है, सो द डायरेक्टर इज नॉट जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल। प्राइवेट कंपनी के केस में ही ये सेक्शन दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 89 सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी के केस में लागू होता है। अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो डायरेक्टर का कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 90, ये बात करता है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म टू पे टैक्स। अब देखिए ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जब भी पार्टनरशिप फर्म का केस है, ठीक है, सो हमने पढ़ा है कि पार्टनर अलग होते हैं और पार्टनरशिप फर्म अलग होती है, ठीक है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि जब भी कोई भी लाइबिलिटी है फर्म के ऊपर, तो उस केस में ईच ऑफ द फर्म भी यहां पर लाइबल होगा एंड ईच ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म शेल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर है? सो दोनों फर्म भी लाइबल होगा और जो भी पार्टनर्स है, जितने पार्टनर्स है, वो सारे ही यहां पर लाइबल होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कोई भी रिटायरिंग पार्टनर है, मतलब पार्टनरशिप फर्म है, उसमें जितने भी पार्टनर्स है, उसमें से कोई भी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है, उस केस में उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा, फॉर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, किस दिन वो रिटायर हो रहा है उसको यहाँ पर इंटीमेशन देना पड़ेगा, जो भी कमिश्नर है उसको। ठीक है, और अब जो उसका लाइबिलिटी रहेगा, वो लाइबिलिटी कब तक का रहेगा, अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट वेदर डिटरमाइंड और नॉट ऑन दैट डेट। जिस डेट को उसका रिटायरमेंट हुआ वहां तक ही वो लाइबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसका लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको इंटीमेशन कितने टाइम पीरियड में देना है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। अगर वो 1 मंथ में अपना इंटीमेशन नहीं देता है कमिश्नर को, उस केस में जिस दिन वो कमिश्नर को इंटीमेशन देगा वहां तक उसका लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, पहला केस लेते हैं जहां पर डायरेक्टर जो है वो 1 अप्रैल को यहाँ पर जो है रिटायर हो जाता है और वो इंटीमेशन दे देता है, मान लीजिए 15 अप्रैल को कमिश्नर को, विद इन 30 डेज के अंदर दे रहा है। उस केस में उसका लाइबिलिटी कहां तक रहेगा, ये डेट को, जिस दिन उसने है ना, जिस दिन वो रिटायर हुआ है ना, वहां तक उसका लाइबिलिटी रहेगा। ठीक है, अगर उसने विद इन 30 डेज में इंटीमेशन दे दिया। सेकंड केस, मान लीजिए कोई 1 मई को यहाँ पर रिटायर हो रहा है और वो इंटीमेशन देता है 15 अक्टूबर। ठीक है, मतलब 1 मंथ के बाद में अगर वो यहाँ पर इंटीमेशन दे रहा है कमिश्नर को, उस केस में वो उसका लाइबिलिटी जो है यहाँ पर इस डेट तक, जिस दिन उसने इंटीमेशन दिया वहां तक उसका लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इवन दो उसने फर्म को छोड़ दिया, वो रिटायर हो चुका है, लेकिन उसका लाइबिलिटी यहाँ पर जो है इस डेट तक कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझा है सेक्शन नंबर 90। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 91, ये बात करता है लाइबिलिटी ऑफ गार्जियंस और ट्रस्टीज एक्सेट्रा। अब देखिए, मान लीजिए कोई माइनर है या कोई इनकैपेसिटेड पर्सन है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली यहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकता, उस केस में उस व्यक्ति का जो भी गार्डियन है या जो भी ट्रस्टी है, ठीक है, वो यहाँ पर लाइबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। क्लियर है? सो ऐसा ही माना जाएगा कि एज इफ ही वर अ मेजर कैपेसिटेड पर्सन एंड एज इफ ही वर कंडक्टिंग द बिजनेस हिमसेल्फ। जो गार्डियन है वो ही बिजनेस कर रहा है, ऐसा ही माना जाएगा और वो यहाँ पर लाइबल रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 92। सेक्शन नंबर 92 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स। अब देखिए, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के केस ये क्या होता है, जब भी कोई माइनर है या कोई इनकैपेसिटेड पर्सन है और जिसका कोई आसपास में कोई रिश्तेदार नहीं है, उस केस में ये एक लीगल बॉडी है जो यहाँ पर उनका बिजनेस को सारा टेक केयर करती है, ऑपरेट करती है, और जब भी वो जो माइनर है वो मेजर हो जाएगा, उस केस में उसको बिजनेस वापस सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो ये अथॉरिटी के पास अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, अगर बिजनेस वो ओन कर रहे हैं, उस केस में लाइबिलिटी किसका रहेगा, जो भी टैक्स का पेमेंट है वो रिकवरेबल रहेगा फ्रॉम सच कोर्ट ऑफ वार्ड्स और एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, ऑफिशियल, ट्रस्टी, रिसीवर और मैनेजर।
तो जिनके पास वो यहाँ पर संपत्ति है, जो बिजनेस है, वो लाइबल होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 93। सेक्शन नंबर 93 बात करता है स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग लाइबिलिटी टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। अब यहाँ पर देखो 3 केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। सो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला, ऑन डेथ ऑफ अ पर्सन, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस केस में 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। पहला सिनेरियो जहां पर डेथ होने के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है। अब बिजनेस कौन कंटिन्यू करेगा? जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या कोई अदर पर्सन है जो उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, उस केस में वही व्यक्ति यहाँ पर लाइबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ठीक है। क्योंकि आप बिजनेस का फायदा ले रहे हो, ठीक है, वो बिजनेस आप पूरा ले रहे हो तो फायदा मिल रहा है, तो लाइबिलिटी पे आपको ही मिलेगा। क्लियर है। तो जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लाइबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ द बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड बिफोर और आफ्टर हिज डेथ, मतलब डेथ होने से पहले ही डिसकंटिन्यू कर दिया या फिर आफ्टर जो है यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया, उस केस में लाइबल कौन होगा? जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लाइबल होगा। लेकिन वो कितने अमाउंट के लिए लाइबल होगा? तो देखो, आउट ऑफ द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ विच द स्टेट इज केपेबल, जितना उसका स्टेट केपेबल है उतना ही उसका लाइबिलिटी रहेगा, ठीक है। फर्स्ट केस में हमने देखा था फुल लाइबिलिटी रहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, लेकिन सेकंड केस में अगर जो है बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है बिफोर और आफ्टर द डेथ, उस केस में उसका लाइबिलिटी कितना रहेगा? जितना बिजनेस का स्टेट है उतना ही लाइबल रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है और उस केस में सोल प्रोप्राइटर अगर डेथ हो जाती है उसकी, उस केस में जो भी उसका सक्सेसर होगा वो सक्सेसर यहाँ पर लाइबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। क्लियर है। चलो सेकंड केस आ जाते हैं, ऑन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ और एओपी, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उस केस में जब भी उनका पार्टीशन होता है तो एवरी मेंबर और ग्रुप ऑफ मेंबर शेल जॉइंटली एंड सेवरली बी लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। जितने मेंबर्स है उस एचयूएफ के वो यहाँ पर लाइबल होंगे। लेकिन कब तक लाइबल होंगे? तो देखो, अप टू द टाइम ऑफ द पार्टीशन, जिस दिन वो पार्टीशन हुआ उस डेट तक सारे ही मेंबर्स यहाँ पर लाइबल होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है उस केस में एवरी पर्सन हु वाज अ पार्टनर शेल जॉइंटली एंड सेवरली बी लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। क्लियर है। सो जितने मेंबर्स हैं, जितने पर्सन है, वो सब यहाँ पर लाइबल होंगे। लेकिन किस डेट तक लाइबल होंगे? जिस दिन वो टर्मिनेट होता है, जिस दिन वो डिसॉल्व होती है वो फर्म, ठीक है, उस डेट तक ही होंगे। अब देखिए, जो अमाउंट है ना, जीएसटी का अमाउंट हो गया, वो चाहे डिसोल्यूशन से पहले डिटरमाइन कर दिया या बाद में डिटरमाइन किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे सेकंड केस है जहां पर एचयूएफ या एओपी जो है वो यहाँ पर पार्टीशन हो रहा है, सो अमाउंट जो है जीएसटी का, चाहे वो पहले ही पता चल जाए या बाद में यहाँ पर कैलकुलेट करे, उससे कोई मैटर नहीं करता है। लाइबिलिटी जो है वो किस डेट तक रहेगा? जिस दिन वो पार्टीशन हुआ, ठीक है, वहां तक सारे ही मेंबर्स यहाँ पर लाइबल होंगे जॉइंटली एंड सेवरली। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन टर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप और ट्रस्टी। अब देखो, हमने पहले देखा कि अगर कोई गार्डियन है या ट्रस्टी, तो अगर कोई माइनर है तो उस केस में गार्डियन वगैरह उनका बिजनेस ऑपरेट करते हैं। तो जिस दिन वो माइनर मेजर हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया, अब उस केस में उसका गार्डियनशिप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। उस केस में लाइबिलिटी किसका रहेगा? तो देखो, जो भी वार्ड है या बेनिफिशियरी है वो यहाँ पर लाइबल होगा। अब वो माइनर मेजर हो चुका है, तो उस केस में वो मेजर बन चुका है, तो वो ही लाइबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन नंबर 94। ये बात करता है लाइबिलिटी इन अदर केसेस। कुछ केसेस दिए हुए हैं। सबसे पहला बात करता है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस बाय फर्म, एओपी और एचयूएफ। दूसरा क्या बोला है? चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म और एओपी। एंड लास्ट क्या बोला है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एओपी और पार्टनरशिप ऑफ एचयूएफ। इन तीनों के केस में जो भी पार्टनर्स है, जो भी मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल होंगे फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। क्लियर है। तो ये वर्ड आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है, ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल होते हैं सारे लोग, ठीक है। अब सेक्शंस कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला सेक्शन जो आपका लिक्विडेशन का है, ठीक है। अब क्वेश्चंस भी अगर देखें तो देखो, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। जब आप लिक्विडेशन में कंपनी होती है, सेक्शन नंबर 88, पूरा जो हमने पढ़ा है वही आपको बताना है कि विद इन 30 डेज इंटीमेट करेगा। उसके बाद कमिश्नर यहाँ पर 3 मंथ्स के अंदर अंदर बताएगा, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी वाला केस यहाँ पर दिया हुआ है। सो सेक्शन नंबर 88 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, फर्म के केस में कौन लाइबल होगा? तो आपको ध्यान रखना है, पार्टनर्स जो है ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल होंगे। लेकिन अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर है तो उसको 1 मंथ के अंदर अंदर इंटीमेट करना है। अगर इंटीमेट कर देता है तो जिस दिन वो रिटायर हुआ उसी दिन लाइबल होगा, वहां तक ही लाइबिलिटी रहेगा। अगर वो इंटीमेट नहीं करता तो जिस दिन इंटीमेट करेगा उस डेट तक उसका लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 90। और लास्ट एक सेक्शन जो है स्पेशल केसेस वाला, सेक्शन नंबर 93, ठीक है। अगर बिजनेस जो है डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, बिजनेस इज कंटिन्यूड आफ्टर हिज डेथ, और सेकंड बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड आफ्टर हिज डेथ, सो दोनों केसेस में क्या लाइबिलिटी रहेगा? सो सेक्शन नंबर 93 भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलो
सो ये 3 सेक्शंस पे आपका अच्छा फोकस होना चाहिए। अब आपको जो है आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।